दोस्तों कहा जाता है कि एक लड़की का जो रिश्ता होता है वो उसके भाई के साथ में बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। यानी एक लड़की दुनिया में किसी पर भी भरोसा करे ना करे, लेकिन वो अपने भाई पर बिल्कुल भरोसा कर सकती है कि उसका भाई उसकी रक्षा करेगा, उसकी हिफाजत करेगा। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मैंने अपने कैरियर के इतिहास में इतनी ज़्यादा भयावह और इतनी ज़्यादा ख़तरनाक स्टोरी इस रिश्ते को कलंकित करते हुए पहले कभी नहीं सुनाई। एक भाई पहले अपनी बहन के साथ में गलत काम करता है, उसके साथ में दरिंदगी करता है, हैवानियत करता है, और उसके बाद में उस अपनी ही बहन की वो हत्या करता है, और उसके बाद में अपनी बहन की बॉडी के साथ में भी वो गलत काम करता है। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोगों का दिमाग और आप लोग का जहन ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि आखिरकार इस ज़माने में, इस दुनिया के अंदर इंसान इतना ज़्यादा ख़तरनाक काम भी कर सकता है। इसलिए स्क्रीनशॉट में बगल में लगा के चलूँगा, क्योंकि कुछ कहानी ऐसी होती हैं जिसे सुनने और देखने के बाद भी अपने कानों को यकीन नहीं होता है, क्योंकि इस तरीके के दरिंदे समाज में रहते हैं, हम इस तरीके का सोच भी नहीं सकते। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ से, और इसी छत्तीसगढ़ के अंदर एक इलाका लगता है जशपुर, और इसी जशपुर के अंदर एक क्षेत्र आता है कोतबा क्षेत्र, और इसी कोतबा क्षेत्र के अंदर एक जगह है पतरा टोली, और इसी पतरा टोली के अंदर एक परिवार रहा करता है। इसी परिवार में जो भाई है वो 22 फरवरी साल 2024 को पुलिस थाने पहुंचता है। अच्छा, पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहता है कि साहब, उसकी जो बहन है वो कल लापता हो गई थी, और अब सुबह सुबह उसकी डेड बॉडी गांव के बाहर खेत में मिली है। अब पुलिस इस तरीके का माजरा सुनती है, लिहाजा उस व्यक्ति के साथ पुलिस की जो टीम होती है उस मौके वारदात वाली जगह पर पहुंचती है। वहां पे जाने के बाद में, चूंकि गांव वाले ऑलरेडी पहले से ही वहां पर इकट्ठे हो चुके थे, वहां पर जाने के बाद में उस डेड बॉडी की समीक्षा करती है। लाश का पंचनामा करने के बाद में अब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब चूंकि डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी, जो भी खुलासा होना था वो पोस्टमार्टम के बाद ही होना था, लिहाजा पुलिस वाले आस पड़ोस के जितने भी लोग वहां पर खड़े हुए थे उन सब लोगों के बयान दर्ज कराते हैं, परिवार वालों के बयान दर्ज कराते हैं, लड़की की माँ के बयान दर्ज कराते हैं, और जो भाई है उसके बयान दर्ज कराते हैं, भाभी है उसके बयान दर्ज कराते हैं। सब लोगों के बयान दर्ज कराने के बाद में पुलिस वाले वापस चले जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले इस केस की तफ्तीश कर रहे थे, और तफ्तीश में पुलिस वालों के सामने बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले अभी भी कातिल से दूर थे। चाहे पुलिस वालों ने गांव वालों से अलग अलग तरीके से सादाबाने में या फिर अपने मुखबिरों की तरह पूछताछ की, ना तो कोई पुलिस को दुश्मनी वाला एंगल मिला, ना पुलिस को किसी से कोई प्रेम संबंध वाला एंगल मिला, ना कोई ये एंगल मिला कि किसी ने इस लड़की को किडनैप किया हो, उसके बाद में इसका रेप किया हो, उसके बाद में से मार कर खेत के अंदर डाल दिया हो। जितने भी एंगल्स पर पुलिस ने छानबीन की थी वो सारे ही एंगल्स पुलिस की जांच में एक तरीके से निष्कर्ष हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। अब सवाल यह था कि आखिरकार इस लड़की की हत्या कौन करेगा और कौन इस लड़की के साथ में बेरहमी से रेप करेगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, और दोस्तों जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को देखने के बाद में हर किसी की रूह कांप जाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट में बहुत क्लियरली मेंशन था कि पहले इस लड़की के साथ में रेप किया गया है, और उसके बाद में इस लड़की की गला दबाकर हत्या की गई है, और बाद में इसकी बॉडी के साथ में फिर से दरिंदगी की गई है। अब ये काम कोई या तो कोई बहुत बड़ा दुश्मन होगा वो करेगा, या फिर कोई बहुत बड़ा दरिंदा वहशी होगा वो करेगा। आखिरकार कौन था वो? पुलिस वाले तफ्तीश पे तफ्तीश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों की जितनी भी मेहनत थी वो बेकार जा रही थी। लिहाजा पुलिस वाले फैसला करते हैं कि इस लड़की का जो भाई पुलिस थाने में रिपोर्ट्स लिखाने के लिए आया था, एक बार उससे पूछताछ करते हैं। शायद उसको इस बारे में कोई जानकारी हो कि उनके परिवार का कोई दुश्मन है, शायद इस बारे में जानकारी हो कि बहन का किसी के साथ में कोई प्रेम प्रसंग था, शायद किसी और बारे में कोई जानकारी हो जिससे पुलिस को कोई रास्ता मिले और पुलिस वाले किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। लिहाजा भाई को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद में इससे पूछताछ की जाती है कि तुम ये बताओ कि सुबह सुबह डेड बॉडी कैसे मिली और तुम ही को क्यों मिली। अब ये सवाल जब उस भाई से किया जाता है, अब भाई को कुछ समझ नहीं आता है कि वो पुलिस के सामने क्या कहे। लिहाजा भाई अब बातों को गोल करने की कोशिश करता है। अब पुलिस वालों की नज़र हम लोगों से बहुत ज़्यादा पार की नज़र होती है। जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि कानून के जो हाथ होते हैं बहुत लंबे होते हैं। बस कानून अगर किसी तरीके से किसी के दबाव में कोई पुलिसकर्मी ना हो या फिर कोई ऐसी वजह ना हो,
लेकिन अगर सही तरीके से पूछताछ की जाती है और सही तरीके से छानबीन की जाती है तो कातिल चाहे पाताल में छुप जाए या फिर आसमान पे चला जाए, पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता। और यहाँ पर भी पुलिस का जो काम था वो सराहनीय था। लिहाजा उसके बाद में जब पुलिस सख्ती से इस व्यक्ति से पूछताछ करती है तो ये व्यक्ति ना कि पुलिस के सामने टूटता है, टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है उस कहानी को सुनने के बाद में पुलिस वाले घंटों तक इस व्यक्ति के चेहरे को देखते रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे पुलिसकर्मी ऐसे थे कि उनके करियर के इतिहास में इतना बड़ा दरिंदा कभी उनके सामने नहीं बैठा, इतनी बड़ी वारदात कभी उन लोगों ने नहीं देखी। दरअसल ये व्यक्ति बताता है कि हाँ, उसने ही अपनी बहन की हत्या की है। अब हत्या की है तो फिर रेप किसने किया? तो ये बताता है कि पहले मैंने अपनी बहन का रेप किया, उसके बाद में उसकी हत्या की। अब पुलिस वाले कहते हैं कि देखो, जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी तुमने किया उसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से हमें पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ बताओ कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों हुआ और तुमने ये सब कुछ क्यों किया। अब उसके बाद में जब पुलिस वाले इससे सारी चीज़ें पूछताछ करते हैं तो ये बताता है कि 21 फरवरी साल 2024 की बात है। उसकी माँ ने उसे 500 रुपये दिए थे, कहा था कि जाकर मुर्गा ले आओ। और उसकी बहन ने, चूंकि एक करीबी भी हमारे घर पे आया हुआ था जान पहचान वाला, उसकी बहन ने उससे 200 रुपये लिए कि चलो शराब पार्टी करते हैं, मुर्गा भी हो जाएगा, दारू भी हो जाएगी, शराब पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। उसके बाद में मैं मुर्गा लेके आता हूँ। बहन ने जो 200 रुपये उस जानने वाले से लिए थे उसकी शराब लेके आई जाती है और शाम को मुर्गे के साथ शराब पार्टी की जाती है। उसके बाद में वो जो जान पहचान वाला व्यक्ति होता है वो अपने घर को चला जाता है। अब घर पर हम 4 लोग थे, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बहन और मेरी माँ। लेकिन पतली ऑलरेडी कमरे में जाकर सो चुकी थी। मैं, मेरी माँ और मेरी बहन ही बाहर थे। लेकिन मेरी माँ यहाँ पर एक ऐसी बात कहती है कि जिसे सुनने के बाद में मेरा खून खौल उठता है। मेरी माँ कहती है कि तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में तुम्हारी जो बहन है ये बराबर की हकदार है। इस बात को लेकर मेरी माँ के साथ में विवाद हो जाता है। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मेरी माँ और मेरी जो बहन होती है ये रात को बिना खाना खाए ही अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद मैं भी उठता हूँ गुस्से में, मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। जाने के बाद में मैं अपनी पत्नी के साथ में फिजिकल होने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरी जो पत्नी होती है वो कहती है कि तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रही है। उसके बाद में ये व्यक्ति बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में ये रूम के बाहर बैठा होता है कि इसी बीच में इसकी जो बहन होती है वो उठकर वॉशरूम जाती है। अब जैसे ही, चूंकि इसके मन में, इसके जहन में शैतान बैठ चुका था, दरिंदगी इसके जहन में भरी हुई थी और ये किसी भी हाल में अपनी पत्नी के साथ में फिजिकल होना चाहता था, लेकिन पत्नी ने इसको फिजिकल होने नहीं दिया था। अब ऐसे में जब इसकी बहन वॉशरूम जाती है और वॉशरूम से जब निकल के आती है तो ये अपनी बहन को पीछे से पकड़ लेता है और उसके बाद में ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी ही बहन के साथ में ये गलत काम करता है। गलत काम करने के बाद में ये अपनी बहन को डराता है, धमकाता है कि देखो अगर इस बारे में तुमने किसी को बताया तो फिर अच्छा नहीं होगा। लेकिन बहन कहती है कि देखो तुमने जो भी मेरे साथ किया है इसके बारे में मैं सुबह माँ को बताऊंगी। उसके बाद में ये व्यक्ति अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, बहन अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। बहन तो जाकर सो जाती है, लेकिन इस व्यक्ति के जहन में ये बातें चलती रहती हैं कि अगर सुबह को उसने माँ को बता दिया, लोगों को पता चला तो फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, माँ मेरे बारे में क्या करेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पुलिस कंप्लेंट करा देंगे। उसके बाद में ये व्यक्ति उठता है। उठने के बाद में अपनी बहन के कमरे में पहुंचता है। देखता क्या है कि इसकी बहन सो चुकी है। उसके बाद में ये अपने गले से गमछा निकालता है और उसी गमछे से अपनी बहन की गला घोंटकर हत्या कर देता है। अब हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में ये सोचता है कि क्या किया जाए। उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को उठाता है और गांव से बाहर तकरीबन 100-200 मीटर की दूरी पर एक खेत है, उसी खेत में ले जाकर उस डेड बॉडी को डालता है। लेकिन फिर सोचता है कि अगर डेड बॉडी को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो फिर मैं पुलिस को गुमराह नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये सोचता है कि क्यों ना इस डेड बॉडी के ऊपर से, यानी बहन के ऊपर से अगर कुछ कपड़े उतार दिए जाएं तो लोगों को लगेगा कि शायद इस लड़की के साथ में कोई दरिंदगी की गई है और मेरे ऊपर कोई शक जाएगा नहीं। भला सगा भाई अपनी बहन के साथ में ऐसा क्यों करेगा, ऐसा भला कौन ही सोचेगा। उसके बाद में ये उसके जिस्म से एक एक कर उसके आधे कपड़े उतार देता है और जब ये उसके कपड़े उतारता है तो इसके दिल पर, इसके जहन पर फिर से शैतान बैठता है। ये अपनी ही बहन की डेड बॉडी के साथ में फिर से गलत काम करता है और उसके बाद में ये घर आ जाता है। अगली सुबह उठता है, बहन को ढूंढने का नाटक करता है, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। फिर उसके बाद में ये उसी खेत के पास पहुंचता है जहाँ पर वो डेड बॉडी मिलती है। लोग इकट्ठा होते हैं। ये व्यक्ति पुलिस में जाता है, कंप्लेंट लिखाता है, पुलिस आती है, छानबीन करती है, तफ्तीश करती है, पोस्टमार्टम कराया जाता है और उसके बाद में ये व्यक्ति पुलिस के सामने जो बातें बताता है
उसे सुनने के बाद में पूरा देश दहल चुका था। आखिरकार ये किस तरीके का बंदा और इसकी किस तरीके की मानसिकता थी। तो दोस्तों, इस स्टोरी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना, किसी के जहन को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों को ये बताना है कि आज के समाज में किस तरीके के दरिंदे रह रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर कोई लड़की है और घर में रहती है, भाई भी है, सब कुछ है, तो बेहतर यही है कि अंदर से कुंडी लगाकर सोई जाए, यानी चटकनी लगाकर सोई जाए, अंदर से गेट लॉक करके सोया जाए, क्योंकि अपनी हिफाजत अपने हाथ है। आज का दौर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक दौर है, भयावह दौर है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि किसी भी परिवार के अंदर अगर इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं तो इस बारे में वो पुलिस को ज़रूर से ज़रूर खबर दे। किसी का भाई या फिर किसी का कोई भी रिलेटिव किसी भी लड़की के ऊपर कोई गंदी नज़र रखता है तो इस बारे में बताना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर इस भाई ने जो किया उसकी सज़ा इसको क्या मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ ली जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे उसमें बालिश बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, कभी कभी कहानी नहीं आता है, इसके मेरे मोबाइल में कोई कमी तो नहीं है जी, मैं रोज़ चेक करता हूँ कि जैसे जैसे कोई सर जी बकरा ईद मुबारक हो आपको, थैंक्स सर जी। तो बालिश बिहारी जी, जहाँ पर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो ऊपर जो लोगो दिखाई पड़ता है उस लोगो पर क्लिक कर देख लीजिए क्या कि कोई अगर वीडियो आया है तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। और वैसे वीडियो रात 10 बजे आ ही रहा है, अब किसी भी दिन की कोई गैर हाजिरी नहीं है, किसी भी दिन का कोई एब्सेंट नहीं है। राधेश्याम शर्मा लिखते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कहानी सुनते हैं और लिखते हैं ऐसी आपकी कहानी शहीदी हैं भवानी। और शुक्रिया मेरे भाई। परवेज़ अहमद हैं जो प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। विनोद उपाध्याय लिखते हैं भाई बहुत ही अच्छी लगी कहानी मलिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सरफराज सिद्दीकी हैं, लिखते हैं लाजवाब अंदाज़ है आपका, शुक्रिया मेरे भाई। मंसूरी भाईजान हैं जो हमें कुछ सारे इमोजीज़ बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं जब आंखों की शर्म मर जाए तो इंसान बेहयाई पे उतर आता है, बहुत अच्छी बात कही आपने, शुक्रिया। शीलनिधि शर्मा हरिद्वार से सुनते हैं, लिखते हैं शाबिश भाई आज की कहानी अच्छी लगी, शीलनिधि हरिद्वार से, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और उसके बाद में बेचैन गोंड हैं, लिखते हैं शुभ रात्रि शाबिश भाई, तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रशपाल हैं, लिखते हैं गुड जॉब जी, तो रशपाल सिंह जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मंसूरी भाईजान हैं, बहुत सारे हार्ट्स बनाकर हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी लिखते हैं नाइस स्टोरी, भैया बहुत बहुत शुक्रिया। खान अकील हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, आपने सही कहा, ये सोनम और मुस्कान से भी ज़्यादा आगे निकल गई, बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज़ बानी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मीना जी हैं, लिखते हैं ईद मुबारक जी, बहुत अच्छी और बेहतरीन कहानी सुनाई आपने, औरत को फांसी हो ऐसी ही मैं कामना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद जी लिखते हैं आई एम डेली वॉच योर स्टोरीज़ एंड एन्जॉय इट, गुड कमांड ऑन लैंग्वेज हिंदी, तो मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब बेस्ट ऑफ लक, तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया। सुल्त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुल्त्यागी शाना बुलंदशहर से सुनते हैं, शुक्रिया भाई। इरशाद मंसूरी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं ईद उल अधा आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई, शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, ईद उल अधा मुबारक हो, बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था, हाउस ड्राइवर की ड्यूटी ज़्यादा रहती है इसलिए स्टोरी नहीं सुन पा रहा हूँ। तो सरफराज सिद्दीकी जी जानता हूँ मैं बहुत अच्छे से, क्योंकि मिडिल ईस्ट में रहा हुआ हूँ, HR में था मैं। इरशाद मंसूरी लिखते हैं आपने शौहर के सामने किसी से संबंध बनाना ये मौत से भी बड़ी सज़ा है, मेरे भाई आपका जो कमेंट्स है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि अब वीडियो का रिदम बन चुका है, डेली वीडियो आएगी, तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लाइक और कमेंट्स किया करें। अगर 400 व्यूज़ आते हैं तो 400 लाइक होना चाहिए और 400 ही कमेंट्स होना चाहिए। बाकी दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।